हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12 का अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल ज्वाइन करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तृतीयक क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर में जो भी क्रियाएं सम्मिलित होती है उन्हें तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। हम अध्याय 7 पूरा आराम से पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन आते हैं। जैसे आप सुनते हो धोबी, धोबी इसी में आता है। नाई, जैसे धोबी कपड़े धोने की सेवा देता है हमें, नाई हमें बाल काट कर सेवा प्रदान करता है, डॉक्टर हमें इलाज करके एक सेवा देता है, और वकील ये एक प्रकार से सेवा का काम करते हैं। तो ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। इसमें व्यापार, इसमें परिवहन और संचार भी इसमें आता है। एवं पर्यटन में भी इसी में शामिल किया गया है। पर्यटन में भी वर्गीकृत किया जाता है। ये होती है तृतीय क्रियाकलाप। और जो चतुर्थ क्रियाकलाप है ना, वो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। इसमें प्रौद्योगिक कुशलता और प्रशासनिक कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो हम क्लास 7 का आप अध्याय निकाल लीजिए, वहाँ से हम इसे शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं वो तो हमने आपको बता दिया। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों को सम्मिलित किया गया है तृतीय क्रियाकलाप में। और इसमें व्यापार, परिवहन और संचार तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो पहला पेज हम देख रहे हैं। और इसके अलावा इसमें दिया है नल साज। अगर कहीं पे आगे नल साज, बिजली का मिस्त्री भी होता है ना, कोई भी मिस्त्री जो हमें अपना काम करके सेवा दे रहे हैं, तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे। तो और इसने दिया है तकनीशियन भी तृतीय क्रियाकलाप में है। और धोबी आ गया, नाई हमने देख लिया, दुकानदार भी एक प्रकार की सेवा हमें देते हैं, तो इसी में आता है। फिर चालक भी तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। और कोषपाल होता है एक, ये भी तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। अध्यापक एक प्रकार की सेवा देते हैं हमें। डॉक्टर हमने देख लिया, वकील, ये सभी ना तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। फिर एनसीईआरटी की किताब में तृतीय क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटा है। तो व्यापार या वाणिज्य, परिवहन, के अलावा संचार और सेवाएं, ये तृतीय क्रियाकलाप में। आगे इसके भागों की बात करते हैं तो थोक व्यापार है ना, और फुटकर व्यापार। थोक और फुटकर ये दोनों प्रकार के व्यापार होते हैं। थोक व्यापार को आगे 2 भागों में बांटा इन्होंने, तो नगरीय और ग्रामीण व्यापार में 2 प्रकार के, थोक और फुटकर इनको 2 भागों में बांटा है, थोक को, नगरीय और ग्रामीण। तो फुटकर व्यापार है ना, इसी को भी 2 भागों में बांटा है, नगरीय और ग्रामीण। सेम दोनों को बांटा है, फुटकर और थोक व्यापार को। तो इसके अंतर्गत ना, फुटकर व्यापार के अंतर्गत इन्होंने
श्रृंखला भंडार, डाक भंडार, दूरभाष, इंटरनेट, ये अलग बांटा है, पर आपको इतना नहीं देखना, आपको ये यहाँ तक देखना है। थोक व्यापार, फुटकर, इनको नगरीय और इसमें बांटा है। फिर हम बात करते हैं परिवहन की। परिवहन में जो भी, जैसे रेल आ गया, परिवहन है। एक सड़क से हम परिवहन करते हैं तो सड़क भी परिवहन में आएगा। फिर एक जल से हम परिवहन करते हैं, जल भी परिवहन आएगा। और वायु से भी हम परिवहन करते हैं। तो ये 4 प्रकार परिवहन के हैं, रेल, सड़क, जल और वायु। अब जल का आगे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। जल होता है एक आंतरिक और एक होता है महासागरीय। आंतरिक और महासागरीय, आंतरिक जो देश के अंदर होती है, नदियाँ वगैरह, उसे हम आंतरिक, और महासागरीय जो समुद्रों से भी दूसरे देशों में जाते हैं, वो महासागरीय। महासागरीय को 2 भागों में बांटा है। एक तो महासागर से, जैसे आप भारत से दूसरे देश जाते हो तो एक तो यात्री सेवा होगी। दूसरी आप माल भी लेके जाते हो, जैसे आप भारत से अमेरिका कुछ लेके गए तो ये माल हो गया, और आप आदमियों को लेके जा रहे हो तो ये यात्री। तो ये महासागरीय 2 प्रकार की होती है, यात्री सेवा और माल सेवा। फिर संचार की बात करते हैं हम। संचार में इन्होंने परिवहन के साधन, परिवहन को साधन को बांटा है। एक हो गया दूर संचार, ये इसमें आएगा, और दृश्य श्रव्य, ये संचार के साधन होते हैं, दृश्य श्रव्य। आगे बात करते हैं अभी। तो परिवहन के साधन तो आपको पता ही है, जो भी गाड़ियाँ वगैरह होगी तो वो सभी दूर संचार के अंदर परिवहन आ गया। दूसरा होता है दूर संचार, यानी दूरभाष, जिसे हम दूरभाष भी कह सकते हैं। इसमें 2 प्रकार बांटा इन्होंने। एक होता है भू लाइन और एक होता है मोबाइल। यानी कि संचार के साधन दूर संचार, दूर से जो भी संचार होता है, जैसे एकदम भू लाइन, ज़मीन के अंदर लाइन दबाई होती है फाइबर की, वो हो गया। और दूसरा होता है मोबाइल, ये दूरभाष का संसाधन है जिसमें कुछ ही लाइन की ज़रूरत नहीं है। 2 प्रकार से इन्होंने बांटा है संचार को, दूर संचार को आगे इसमें। फिर हो गया दृश्य श्रव्य। दृश्य वो होता है जो हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हो आप फिल्म देख सकते हो, तो फिल्में दृश्य में आ गया। दृश्य के साथ श्रव्य भी लिखा है, तो दृश्य देखने वाले और श्रव्य सुनने वाले। तो श्रव्य में क्या सुनते हैं हम, रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो इसी में आ गया। फिर हम टीवी देखते हैं और टीवी सुनते भी हैं, ये दृश्य में आ गया। फिर मीडिया भी इसी में आता है। तो संचार के साधनों में ये सब आगे। मीडिया भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं 2 प्रकार से हम, एक तो हम समाचार से न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरा पत्रिकाएं। तो ये सभी संचार के साधन हो गए। अब हम लास्ट बात करते हैं सेवाओं की। सेवा सेक्टर की बात करते हैं। सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं होती है, तो सेवाएं भी 4 प्रकार की हैं। एक होती है मौद्रिक बैंकिंग। दूसरी होती है बीमा। तृतीय सेक्टर की बात करें, अभी तक हम चतुर्थ में नहीं गए हैं। फिर होता है अचल संपदा, और लास्ट होता है व्यक्तिगत और व्यावसायिक। तो ये इनका मौद्रिक बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, अचल संपदा हो गया, और व्यक्तिगत और व्यावसायिक। व्यक्तिगत और व्यावसायिक में ना, एक तो खुद हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सहकारी, और तीसरा हो गया गैर सहकारी संगठन।
तो आपको इतना इतना ध्यान रखना है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। तो ये हो गया पूरा तृतीय क्रियाकलाप। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ की। एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं हम, जो फैक्ट आएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चतुर्थ में हम बात करते हैं सूचना आधारित। क्वेश्चन आता है कि सूचना आधारित किन क्रियाकलाप में शामिल है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपको करना है सूचना चतुर्थ में। और उसके अलावा अनुसंधान, या विकास आधारित होता है ना, तो वो सभी आता है चतुर्थ क्रियाकलाप में। और इसी के साथ बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप, महत्वपूर्ण है। पंचम में क्या शामिल है? तो पंचम में विशेषज्ञ, किसी चीज का ज्ञाता भी कह सकते हैं हमें, वो विशेषज्ञ होता है, तो इसमें शामिल है। और निर्णयकर्ता, कोई भी बड़े फैसले लेने वाला निर्णयकर्ता होता है ना, जो जैसे देश के बड़े फैसले होते हैं, तो वो इसी में शामिल होगा। एक होता है परामर्शदाता, जो हमें परामर्श देते हैं, परामर्शदाता, ये भी पंचम में आएगा। और नीति निर्धारक, जैसे कि देश की कोई भी नीतियां निर्धारित करनी हो तो वो भी इसमें आएगा। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक पंचम में। या चतुर्थ में आपको ध्यान रखना है सूचना आधारित और अनुसंधान आधारित। या तृतीय में आपको याद रखना है सेवाएं, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। ये हो गया क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। फिर परिभाषा थी एक व्यापारिक केंद्र। व्यापार का जो केंद्र होता है ना, जहाँ से व्यापार संचालित होता है, उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। जैसे कि वाणिज्य की सभी सेवाओं को विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है, यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, बड़े कस्बों और नगरों में होता है, जहाँ पर इसका व्यापार का केंद्र बन जाता है, इसे व्यापारी केंद्र कहते हैं। स्थानीय वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपानों पर मुद्रा विनिमय तथा व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों और संस्थानों को जन्म दिया है, जिन्हें व्यापारी केंद्र, संग्रहण और विकेंद्रण। ये छोटी सी परिभाषा है, ये आपको जरूरी नहीं है याद रखनी। व्यापारिक केंद्र है ना, जो नगरों में भी होता है, नगरीय भी होता है और ग्रामीण भी होता है, क्योंकि व्यापार सभी जगह चलता है। तो इतना ही है इसके अंदर। तो पुराने समय में ये व्यापार होया करते थे, आज भी हो रहे हैं गाँव में, जैसे सब्जियों का, देश बड़े शहरों में कुछ और व्यापार। फिर परिभाषा आती है फुटकर। फुटकर व्यापार क्या होता है? फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित रहते हैं, जो सीधा वस्तु बेचते हैं। कौन कौन बेचते हैं? जैसे हम फेरी वाले से, रेडी से, ट्रक से जो भी खरीदते हैं, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार, ये सभी इसी में शामिल होते हैं, जिससे फुटकर व्यापार कहते हैं, एक प्रकार से छोटा व्यापार। फुटकर व्यापार में वृहद स्तर का सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। फिर आता है थोक व्यापार। एक थोक व्यापार बड़े स्तर पे जो व्यापार होता है उसमें थोक व्यापार कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसे कुछ सामान लेना है तो उसने थोक में ले लिया ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कि उसने 1000 वस्तुएं खरीद ली, उसे नहीं ज़रूरत थी, फिर वो छोटे दुकानदारों को देता है, फुटकर व्यापारों को, इसी को 10 10 10 ऐसे करके देता है,
और उसके बाद में वो आगे हमको बेच देते हैं, हम ले आते हैं। तो ये होता है व्यापार का माध्यम। तो ये थोक व्यापार होता है जिसमें वस्तुएं थोक में खरीदी जाती है। जो थोक व्यापार है ना, उनमें अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है, न कि फुटकर द्वारा। फुटकर से वो कुछ नहीं खरीदते, फुटकर से कुछ एक एक दो दो चीज़ें नहीं खरीदते। तो ये बड़े बिचौलिए या बड़े व्यापारी होते हैं, इनका ये काम होता है थोक व्यापार। फिर इसमें दिया है एनसीईआरटी की किताब में परिवहन। परिवहन हम बात करके हैं 33 सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसमें परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम उसकी दूरी किलोमीटर में, जैसे हम 50 किलोमीटर जा रहे हैं या 15 किलोमीटर या 50, तो ये किलोमीटर में नापते हैं परिवहन को। तथा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी ये होगी इसकी वास्तविक दूरी। समय दूरी, हमें समय कितना लगा यहाँ तक जाने में, अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय तथा लागत दूरी, तथा मार्ग पर हमें लागत क्या आई इस यात्रा करने में, तथा मार्ग के यात्रा में खर्च के रूप में मापा जाता है। जैसे कि हम यहाँ से सफ़र करते हैं यहाँ तक 100 किलोमीटर, तो परिवहन दूरी किलोमीटर, हमें जाने में टाइम कितना लगा, जैसे हमें 1 घंटा लगा, तो समय भी इसमें होगा। और हमारे खर्चा कितना आया, जैसे कि हमें 1000 रुपये खर्चा आया, तो ये तीनों चीज़ इसमें ध्यान रखी जाती है। फिर हम बात करते हैं समकाल रेखाएं क्या होती है। समकाल रेखाएं, समकाल मानचित्र पर समान समय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहाँ पे 8 बजे हैं और यहाँ पे भी 8 बजे हैं, तो ये मानचित्र है। इनके समान स्थानों, समान समय को मिलाने वाली रेखा को समकाल, यानी कि समान काल समय, समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को इसमें समकाल रेखाएं कहते हैं। फिर एक बॉक्स में परिभाषा दी है, जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन वस्तुएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल बनाते हैं। जैसे एक नगर यहाँ पे हो गया, दूसरा नगर यहाँ पे होता है, नगरों का जाल बन जाता है आपसरी में। यहाँ पे और नगर है, यहाँ पे नगर है, तो जुड़कर संरचना करते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, 2 तथा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु। यहाँ से सफ़र करें हैं और यहाँ तक उद्गम बिंदु और गंतव्य, जहाँ तक जाना हो हमें, उद्गम जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। मार्ग के सहारे कोई भी एक बड़ा कस्बा हो गया जिसे नोड कहते हैं। और प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती हो योजक कहलाती है। तो यहाँ पे भी एक कस्बा हो गया और इन दोनों को जोड़ती है ना जो, उसे कहते हैं योजक। जोड़ना होता है योजक, इस कस्बे को इससे जोड़ दिया, इसको इससे, ये हो गया योजक। ये परिभाषा है एक। फिर परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। संचार परिवहन को प्रभावित करता है। फिर दूर संचार भी परिवहन को प्रभावित करता है, और सेवाएं भी परिवहन को प्रभावित करती हैं। तो संचार शब्दों में ना संदेशों, तथ्यों और विचारों को सम्मिलित किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं सेवा तृतीय क्षेत्र में संलग्न लोग। तो इन्हें सेवाकर्मी भी कहते हैं। जो सेवा देते हैं उन्हें सेवाकर्मी भी कहते हैं। और अधिक विकसित देशों में कर्मियों को अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा होता है, जबकि कम विकसित देशों
का 10% से कम लोग इस सेवा में होते हैं। जो देश अधिक विकसित होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा सेवा करते हैं और कम विकसित देशों के कम लोग इसमें लगा होते हैं, यानी 10% तक लोग इसमें लगे होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए अधिक विकसित देश है, वहाँ 75% से भी अधिक लोग है ना सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। और जो कम विकसित देश है ना, अल्प विकसित, वहाँ पे 10% ही आंकड़ा है इसका। अब इस सेक्टर में ना रोजगार बढ़ रहा है। उसके बाद में बात करते हैं पर्यटन की। पर्यटन को प्रभावित करते हैं मांग में छुट्टी की मांग करते हैं पर्यटन पर जाने के लिए। और दूसरा होता है परिवहन के साधन भी पर्यटन को प्रभावित करते हैं। ये दो हो गया पर्यटन के। पर्यटन को आकर्षित कौन करते हैं? आप किसी स्थान पे जाना चाहो तो आप क्यों जाओगे? आकर्षण का कारण क्या होगा? वहाँ की जलवायु अच्छी होगी तभी आप जाओगे। तो जलवायु पर्यटन को प्रभावित करते हैं। वहाँ का भूदृश्य, वहाँ का दृश्य भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कुल्लू मनाली, हिमालय, शिमला, भारत में बहुत कुछ है, तो भूदृश्य भी अच्छा होना चाहिए। और वहाँ का ना कल्चर, इतिहास भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इतिहास एवं कला, उनके बारे में भी आप जानकारी के लिए वहाँ पे जाते हो किसी चीज़ का। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर, सवाई माधोपुर का दुर्ग, जयपुर का दुर्ग, ये देखने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ के इतिहास जानने के लिए। और वहाँ की संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज भी लोग देखते हैं, किस प्रकार से लोग रहते थे। और वहाँ की अर्थव्यवस्था, ये भी बहुत मायने रखती है। तो ये हो गया परिवहन। पर्यटन को प्रभावित करने में मांग और परिवहन। और पर्यटन को आकर्षित कौन करते हैं? जलवायु, भूदृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। और इसमें एक लिखा है, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार। घरों में रुकने के लिए लाभदायक व्यापार का अगर बात आए तो वहाँ पे आपको लिखना होगा पर्यटन, क्योंकि पर्यटन लोग करते हैं तभी लोग किसी के घर पे रुकते हैं। और गोवा में हेरिटेज होटल और कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग, ये इसके केंद्र हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं ज़्यादातर। फिर बात करते हैं भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। सन 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए थे। समुद्र पार करके भारत आए थे यूएसए से 55,000 रोगी। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मी की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन चुका है और भारत इनको सेवाएं देता है और इनका इलाज करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। फिर चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्य चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो सामान्य चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं। ये हो गया तृतीय क्रियाकलाप पूरा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ की। तो चतुर्थ, कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चिकित्सा, ये कुछ इसमें दिया हुआ है, या पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें खास नहीं है। चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में हमने आपको पहले बताया था, वही सब इसमें रहने वाला है। फिर एक बॉक्स दिया है, वो भी आपको देख लेना, इसमें भी कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता। फिर पंचम क्रियाकलाप आ गई, चतुर्थ वो हमने बात कर ली, वही होगा इसमें। फिर पंचम क्रियाकलाप उच्चतर स्तर के निर्णय लेने और नीतियों निर्धारण इस क्रियाकलाप में आते हैं।
इसमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से भी जुड़ी होती हैं। ये सूक्ष्म मंत्र होता है, बहुत ही कम। जो स्वर्ण कॉलर हम बात करते हैं ना, तो वो इसी के अंदर आता है, पंचम में, इसे ही कहते हैं। पंचम क्रियाकलाप में वो सभी आएंगे जो विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक, इसी में सभी में आता है। तो ये पाठ इतना ही था। और इसमें एक और रहता है, कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित होता है ना, उसे कहते हैं, जो समुद्र पार से स्थानांतरित कार्य होता है ना, तो उसे कहते हैं अपतरण या ऑफ शोरिंग भी कहते हैं। अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं, देखते हैं आप करते हो क्या। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? जैसे कि मैं बोलता हूँ खेती, बुनाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं, व्यापार और आखेट। इनमें आपको तृतीय क्रियाकलाप पहचानना है। तो खेती की बात करें तो खेती फर्स्ट में आता है, तो ये तो नहीं होगा। बुनाई की बात करें तो बुनाई द्वितीय में आता है। और व्यापार की बात करें तो अभी हमने पढ़ा है, ये तृतीय क्रियाकलाप होगा। और आखेट ये होता है पहला क्रियाकलाप। और इसके बाद में बात करें, द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो इसमें मैं कुछ आपको बताता हूँ, आपको द्वितीय नहीं बताना है। जैसे इस्पात, प्रगलन, यह है क्या, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना और टोकरी बुनना। जो सभी कार्य हम निर्माण विनिर्माण ये करते हैं ना, वो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। तो द्वितीय क्रियाकलाप में यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यहाँ पे वस्त्र का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे टोकरी बुनने के काम हो रहा है। तो ये सभी काम हो रहे हैं ना, ये द्वितीय में होता है। मछली पकड़ना, ये कहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, ये अलग आ गया। तो ये मछली पकड़ना है, ये हो गया फर्स्ट क्रियाकलाप। अखेट के वाले में वो अभी पढ़ा ना, वो इसमें शामिल होगा। फिर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रोजगार प्रदान करता है? तो ये बड़े शहर हैं, बड़े शहर सेवा सेक्टर देते हैं, हमें सभी प्रकार की सेवा देते हैं। तो ये हो गया तृतीय क्रियाकलाप। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, अध्याय 7, तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।